नमस्ते, जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि जीके जीएस का भीष्म पितामह कहे जाने वाले कुमार गौरव सर द्वारा एक नई सीरीज चालू की गई है जिसका नाम है 7 फेरों वाली सीरीज। तो सर के क्लास का हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। जैसे सर का पहला क्वेश्चन था कि कौन सा नृत्य जो है महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का नृत्य तो ठीक है, इसके अलावा कई ऑप्शन भी थे उस ऑप्शन में। तो क्वेश्चन में तो देखिए, जैसे पूछा है कि केरल में क्या क्या फेमस है, तो केरल में कलारी पट्टू प्रसिद्ध है, पदेनी प्रसिद्ध है, मोहिनी अट्टम और कथकली। तो परीक्षा में क्या पूछेगा, कलारी पट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल है। आपको पता है कि मोहिनी अट्टम और कथकली दो शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, तो ऐसे नृत्य जिसके कुछ नियम होते हैं, कुछ परिधान होते हैं और उसी के अनुसार ही किए जाते हैं, उसी को शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है। सबसे नया शास्त्रीय है जो असम का है। सबसे नया शास्त्रीय, सबसे पुराना भरतनाट्यम। और संख्या कितनी, 8। और भारत का एकमात्र ऐसा केरल राज्य है जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य है। बाकी सभी कुछ ऐसे राज्य हैं जिसका तो है ही नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिसका एक एक है, जैसे तमिलनाडु का एक है। तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, उड़ीसा का उड़िया है, इसके अलावा असम का शास्त्रीय है, उत्तर प्रदेश का कथक है। तो ऐसे बाबू एक एक है, लेकिन केरल का सिर्फ 2 है। इसके बाद सिक्किम में फेमस है चू फाट और सिंगिछा। तो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि चू फाट और सिंगिछा किस राज्य का नृत्य है, तो सिक्किम का है। फुंगड़ी और देखनी बहुत इंपॉर्टेंट, फुंगड़ी और देखनी जो नृत्य है गोवा का है। लावड़ी और तमाशा और इसके अलावा लेझिम, लावड़ी, तमाशा और लेझिम, ये तीनों जो है फेमस है एमएच। एमएच बोले तो महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि में फेमस है चरकुला नृत्य। पूर्वांचल में कजरी और चपोली फेमस है। और बुंदेलखंड में जवारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था कि जवारा लोक नृत्य किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है। और किस क्षेत्र का है, तो बुंदेलखंड का। इसके अलावा डंडा पाई और राई, तो डंडा पाई और राई ये भी उत्तर प्रदेश का ही नृत्य है। उड़ीसा में गोटी पुआ, पैका और झूमर, तो पूछेगा गोटी पुआ किस राज्य का नृत्य है, तो उड़ीसा का है। गोटी पुआ, पैका और झूमर। नागालैंड में फेमस है चांगमा और रेगमा, तो चांगमा और रेगमा जो है नागालैंड का फेमस है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था सर का कि निम्न में से अभी हाल ही में किस कलाकार की मृत्यु हो गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिनका मृत्यु हुआ है उनका नाम है कनक राजू। क्या नाम है, कनक राजू। और ये तेलंगाना का एक नृत्य था जिसका नाम था गुस्साड़ी नृत्य। जो कनक राजू हैं इनका संबंध है गुस्साड़ी नृत्य से, और ये तेलंगाना में होता है, जो गोंड जनजाति द्वारा होता है। और इसमें जो पुरुष होते हैं जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है वही नृत्य करते हैं। इसके अलावा राजस्थान का सबसे फेमस नृत्य है कालबेलिया। क्या नाम है, कालबेलिया। इसे 2010 में यूनेस्को की हेरिटेज में, मतलब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और ये सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा घूमर हो गया, तेरह ताली हो गया। तो घूमर, तेरह ताली और कालबेलिया ये तीनों जो हैं राजस्थान का है। इसके अलावा पांडवानी, राउत नाच और पंथी, पांडवानी, राउत नाच और पंथी ये फेमस है छत्तीसगढ़ का। और पांडवानी के लिए फेमस है, एक नाम है तीजन बाई पांडवानी। क्या नाम है, तीजन बाई पांडवानी, छत्तीसगढ़ी। मतलब छत्तीसगढ़ में पांडवानी नृत्य को इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम दिया। इसके अलावा कर्नाटक में फेमस है यक्षगान, करगा और ढोल कुनिथा। कर्नाटक में जो है सबसे मेन तो यक्षगान है, इसके अलावा करगा है, उसके बाद ढोल कुनिथा है। समझ पाए। इसके बाद तीसरा सर का क्वेश्चन था, तीसरा जाकिर हुसैन। एक तो जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति हैं, देश के तीसरे राष्ट्रपति। और एक जाकिर हुसैन साहब तबला वादक हैं। इनको 1988 में पद्मश्री दिया गया, 2002 में पद्म विभूषण दिया गया और 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है। और ये काफ़ी फेमस है इसलिए क्योंकि पता है जाकिर हुसैन जैसा तबला बजाने वाला अभी तक ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा। तो कहा जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो आपका आंसर होगा सर तबला से। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब को 2023 में
पद्म विभूषण दिया गया था। और अभी हाल ही में 2 और लोगों की मृत्यु हुआ है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उदारीकरण के जन्मदाता जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई। ये 13वें पीएम थे और ये 2004 से लेकर 2014 तक रहे हैं। इनकी पुस्तक थी, उसका नाम था चेंजिंग इंडिया। तो परीक्षा पूछेगा चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है, तो मनमोहन सिंह के। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो एक तो ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो आरबीआई के गवर्नर के बाद पीएम बने, तो मनमोहन सिंह। या पीएम बनने से पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो मनमोहन सिंह। इनको 1987 में पद्म विभूषण दिया गया है। साथ ही साथ ये यूजीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं 1991 में। यूजीसी क्या होता है, तो आपको पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह। तो इनका हाल ही में मृत्यु हो गया है और ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये भी कि आने वाले समय में इनको भारत रत्न भी दिया जा सकता है। और क्यों न दिया जाए, क्योंकि देश के लिए बहुत बड़ा कार्य कर दिया, ठीक है। और सबसे फेमस बाबू रतन टाटा, हम लोगों ने अनमोल रत्न को खो दिया। रतन टाटा साहब को 2008 में पद्म विभूषण दिया गया। सबको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न होता है, इससे छोटा जो होता है पद्म विभूषण होता है, इससे छोटा पद्म भूषण होता है और सबसे छोटा पद्मश्री होता है। ये 3-4 होते हैं, लाइन से सजाने के लिए आता है। तो सबसे बड़ा भारत रत्न, उससे छोटा पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण और सबसे छोटा पद्म भूषण होता है। सब पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा और 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इसे बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने कहा था कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करता है, क्योंकि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, ठीक है। तो अभी आने वाले समय में बहुत कुछ उसके बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए, अगला नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। इनका नाम है इनका संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। और 2016 में इनको क्या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनका पुस्तक का नाम है ए पैशन ऑफ डांस। पूछेगा ए पैशन ऑफ डांस किसकी, ए पैशन ऑफ डांस किसकी बुक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का। और पता है, इन्होंने चेन्नई में काला फाउंडेशन की स्थापना की थी, किसके लिए, तो कुचिपुड़ी के लिए। एक नाम है रुक्मणी देवी, ये राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला कलाकार हैं। ऐसे तो राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री का नाम है नरगिस दत्त। क्या नाम है, नरगिस दत्त, पहली फिल्म अभिनेत्री हैं नरगिस दत्त, ठीक है। अब देखिए, जो रुक्मणी देवी हैं, इनको पद्म भूषण मिला था 1956 में। इसके अलावा एक नृत्य है जिसका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को दासी अट्टम भी कहते हैं, क्योंकि दासियां डांस करती थी ये। इसके अलावा इसी को सादिर अट्टम भी कहते हैं और ये तमिलनाडु का है। इसके अलावा 2 नाम आपको याद करना है, एक का नाम है बैजंती माला और एक का नाम है टी बाला सरस्वती। बैजंती माला और टी बाला सरस्वती और पद्मा सुब्रमण्यम, ये तीनों लोगों का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। तीनों लोगों का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है, ठीक है। तो सर का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन में था, उससे पहले सर ने बताया था कि बाबू शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, सबसे पुराना भरतनाट्यम, सबसे नया शास्त्रीय है। और ये उत्तर प्रदेश का कथक भारत है, जिसका बिरजू महाराज, गुदई महाराज, ब्रिजमोहन फेमस है। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का और शास्त्रीय जो है असम का है। इसके अलावा एक छऊ नृत्य होता है जो भारत का ना विश्व अमूर्त सूची जो होती है उसमें शामिल है, ठीक है। चलिए, सर का अगला क्वेश्चन जो था, जो टेनिस होता है ये किस कोर्ट में खेला जाता है और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो आपको मालूम है कि टेनिस जो होता है कोर्ट में खेला जाता है, उसी तरह से बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है। इसके अलावा बाबू क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, फुटबॉल ग्राउंड में खेला जाता है, ठीक है। तो सबसे पुराना जो है विंबलडन है। क्या है, विंबलडन है। इसकी शुरुआत 1877 में होता है, 1877 सबसे पुराना। और ये विंबलडन लंदन में होता है, घास के मैदान पर। तो आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो घास के मैदान पर खेला जाता है, तो आप कहेंगे सर विंबलडन, ठीक है।
इसके बाद अमेरिकाई ओपन होता है। इसकी शुरुआत 1881 में होती है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, 1891 में शुरुआत होता है। और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलियाई ओपन शुरुआत होता है 1905 में। लेकिन नियम से देखा जाए तो इसको याद करने का तरीका होता है अफवाह। क्या होता है? अफवाह। ए का मतलब होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, यब का मतलब फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू का मतलब विंबलडन और ए का मतलब अमेरिकाई ओपन। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है और सबसे लास्ट में जो होता है अमेरिकाई ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 1905 में शुरुआत होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और इसके जो विजेता हैं उनका नाम है जैनिक सिनर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता? तो जैनिक सिनर जीता। और ये कहाँ के हैं? तो आप बताएंगे सर इटली के हैं। इसके अलावा महिला में पूछा जाएगा तो आर्यन सबलेंका, ये बेलारूस की खिलाड़ी है। आर्यन सबलेंका बेलारूस की खिलाड़ी है। इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और इसको जीतने वाला खिलाड़ी का नाम है 2024 का कार्लेस अल्काराज, स्पेन के हैं। कार्लेस अल्काराज स्पेन का है। और ये महिला जो जीती हैं इनका नाम है ईगा स्वातेक, पोलैंड की हैं। इसके बाद विंबलडन जो होता है लंदन में होता है। ये फ्रेंच जो होता है ना पेरिस में होता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है, सीन नदी के किनारे। जो विंबलडन होता है ये आपके लंदन में होता है, घास पर खेला जाता है। और इसको जीतने वाला खिलाड़ी का नाम है कार्लोस, जो स्पेन का है। और इसके अलावा महिला में बारबोरा क्राजिस्कोवा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है वहीं अमेरिकाई ओपन जीता है। तो जैनिक सिनर पुरुष में है और आर्यन सबलेका महिला में है। तो पता है अमेरिकाई ओपन भी जैनिक सिनर ने जीता है और महिला में आर्यन सबलेंका जीती हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी जोकोविच, नोवाक जोकोविच सर्बिया का है। और सबसे अधिक उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, जो भारत के हैं। सर का अगला क्वेश्चन था रामसर साइट। ये रामसर साइट क्या होता है? तो पता है 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक बैठक होती है और वहाँ पर निश्चय किया जाता है कि हम ऐसे ज़मीन को हम इस क्षेत्र में शामिल करेंगे जिसमें उसकी अधिकतम गहराई 6 मीटर होनी चाहिए। और वैसे जगहों को शामिल किया जाएगा जहाँ पर नमी ज़्यादा हो और साथ ही साथ जीव जंतु जो भी आते हैं बाबू उसमें पानी वानी पीते हैं तो उनके लिए मतलब ये सुविधा हो। यही रामसर साइट है। तो भारत में अब डायरेक्ट पूछेगा कितनी रामसर साइट हैं? 85। और भारत इसमें कब शामिल होता है? 1982 में हस्ताक्षर करता है कि नहीं हम भी रामसर सम्मेलन में रहेंगे। और भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील है, 1981 में शामिल होता है, जो उड़ीसा में है। दूसरा जो है केवलादेव, 1981 में ये भी शामिल होता है। और केवलादेव आपको पता है कि राजस्थान में है। फिर आपसे पूछा जाएगा लोकटक झील, बुलर झील, सांभर झील, हरिकेन झील, ये 1990 में शामिल होते हैं। लोकटक मणिपुर में है, बुलर जम्मू कश्मीर में है, सांभर राजस्थान में, हरिकेन हरियाणा में है। सबसे बड़ा रामसर साइट है भारत का, वो सुंदरबन का डेल्टा है बंगाल का। सबसे छोटा जो है रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का। भारत का 4.63% जो भाग होता है रामसर साइट में शामिल होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य के हैं? तो तमिलनाडु की 18 है। और सर्वाधिक भूमि किस देश राज्य की है? तो गुजरात की है, रामसर में शामिल है। आपसे पूछा जाएगा कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित होता है? तो 2002 में। जैव विविधता प्राधिकरण कब लागू होता है? तो 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। जैव विविधता संरक्षण कब लागू होता है? 1991-92 में। और हाथी संरक्षण अधिनियम कब पारित होता है? तो ये पारित होता है 1992 में। हाथी संरक्षण अधिनियम कब पारित होता है? 1992 में। सर का अगला क्वेश्चन था 2024 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया? तो ध्यान से सुनिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न होता है इसको खेल मंत्रालय द्वारा घोषणा किया जाता है। और इस समय खेल मंत्री मनसुख मांडविया हैं। डायरेक्ट पूछेगा वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो राजीव गांधी खेल रत्न है इसकी शुरुआत 1991-92 में होती है। और ये उसी खिलाड़ी को दिया जाता है जो 4 साल तक किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है।
और इसमें 7.5 लाख धनराशि दी जाती है, 7.5 लाख धनराशि दी जाती है, लेकिन अब बढ़ा दिया गया, अब 25 लाख कर दिया गया है। और पता है इस खेल का नाम भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया है 2021 से। और सबसे पहले किसको दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। सबसे कम उम्र के भी राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले हैं। ये शतरंज के जादूगर हैं, शतरंज के जादूगर हैं विश्वनाथ आनंद। इसके अलावा महिला में पूछेगा तो कर्णम मल्लेश्वरी, और इनको दिया गया था 1999 में। और ये भारत की तरफ से बाबू, भारत की तरफ से कांस्य पदक यानी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं, जो 2000 सिडनी ओलंपिक में जीती थी, 2000 में सिडनी ओलंपिक में जीती थी बाबू। इसके अलावा 2024 में 4 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। पहला मनु भाकर हरियाणा की खिलाड़ी हैं, निशानबाजी से हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल से। हरमनप्रीत हमारे हीरो हैं, जो हॉकी टीम के कप्तान हैं और पंजाब से हैं। और डी गुकेश के बारे में क्या कहना है, शतरंज, ये सबसे कम उम्र के शतरंज विजेता हैं। इसके अलावा प्रवीण कुमार हाई जंप, ठीक है। और ये पता है पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। पता है बहुत मेहनती है बंदा, बहुत मेहनती बाबू, भारत का नाम रोशन कर दिया। 6वां स्वर्ण पदक जीते बाबू, अभी पिछले जो ओलंपिक हुआ था। अगला बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल खेल पहला 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में होता है। तो राष्ट्रमंडल खेल वहीं खेलता है, बता है जो देश इंग्लैंड का कभी गुलाम हुआ करता था, वही राष्ट्रमंडल खेल खेलते हैं। और ये 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। और 2 ओलंपिक के बीच में ये राष्ट्रमंडल खेल खेले जाते हैं। अभी हाल ही में 22वां हुआ था 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। इसमें 72 देश शामिल हुए थे और 19 खेल शामिल हुआ था। और पता है जो 23वां होगा आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में होगा, 23वां जो होगा, ठीक है, जो 23वां जो होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। पता है पिछली बार जब 22वां हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, उसमें भारत 22 स्वर्ण पदक जीता था, 16 रजत और 23 कांस्य, और ये चौथे स्थान पर था 61 पदों के साथ। और इस राष्ट्रमंडल खेल में ध्वज के रूप में पीवी सिंधु ने झंडा को फहराया था और मनप्रीत सिंह। और जब खत्म हो गया था तो शरद कमल और निकहत जरीन तेलंगाना की खिलाड़ी हैं और इनका संबंध मुक्केबाजी से है। किससे? मुक्केबाजी से है। अब चलिए चलते हैं T20 के बारे में। किसके बारे में बाबू? T20 के बारे में। पहली बार 2007 में होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है। भारत नल्ला पाकिस्तान को हरा दिया और भारत पहली बार विजेता बना, और पहले ही T20 विश्व कप का। उसके बाद दूसरा 2009 में होता है, इंग्लैंड में पाकिस्तान जीतता है श्रीलंका को हराकर। और 2024 में क्या कहना है बाबू, क्या कहना है, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत फिर से विजयी रहा। और ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ और भारत विजेता रहा और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रहा। सर्वाधिक विकेट हम लोगों के इन स्विंग आउट स्विंग के जादूगर अर्शदीप सिंह लिए 24 विकेट, और फारूकी जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 17 विकेट लिया। पता है इसी विश्व कप में 2 बार हैट्रिक लगा, और हैट्रिक लेने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस। इसके बाद सबसे कम इकोनॉमिक से कोई बॉलिंग किया था तो जसप्रीत बुमराह। क्या बात है बाबू, 4.17 रन प्रति ओवर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बुमराह साहब को दिया गया। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच हमारे कोहली साहब, ठीक है, कोहली की भी बात निराली है बाबू। इसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया तो आप बताएंगे, रहमतुल्लाह गुरबाज। ये पता है ये वहाँ का खिलाड़ी हैं, अफगानिस्तान का, 281 रन बनाए। और 4 ओवर लगातार मेडन फेंकने वाला खिलाड़ी लकी फर्गूसन, ये न्यूजीलैंड का है। पापुआ न्यू गिनी एक देश था, उसकी पता है वो T20 में एक गेंदबाज 4 ओवर बॉलिंग कर सकता है, और चारों ओवर मेडन फेंक दिया। उसका नाम है लकी फर्गूसन। अब चलते हैं क्रिकेट विश्व कप के बारे में। 1975 में शुरुआत होता है, इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज जीतता है। कौन जीतता है? वेस्ट इंडीज, और ऑस्ट्रेलिया हारता है बाबू। तो पहला विजेता वेस्ट इंडीज है। और पता है
इंग्लैंड में होता है। दूसरा 1979 में होता है, फिर इंग्लैंड में होता है, वेस्ट इंडीज जीतता है। और तीसरा 1983 में, यादगार रहा, ये इंग्लैंड में होता है। भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया 33 रनों से। कितने रनों से? 33 रनों से। और हमारे कपिल देव साहब कप्तान थे। इसके बाद 2023 में 13वां जो हुआ था भारत में हुआ। ऑस्ट्रेलिया जीत गया, भारत हार गया। भारत का दिल टूट गया, क्योंकि भारत न, पता है, इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी भारतीय टीम, इतना शानदार कि अब हम क्या बताएं। लेकिन किस्मत किस्मत की बात है। जहाँ जहाँ मेहनत होती है बाबू, वहाँ किस्मत भी हार जाती है। ठीक है, भारत का किस्मत साथ नहीं दिया, बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर प्रयास करेंगे 2027 में। 14वां जो होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया देश में होगा। यह अफ्रीका महाद्वीप में होगा। अब तक सबसे ज़्यादा बार विजेता रही ऑस्ट्रेलिया, 6 बार जीती है। और जीतने वाली इस बार टीम को जो ना 33.33 करोड़ मिला था, और उप विजेता को 16.65 करोड़ मिला था। और उप विजेता भारत की टीम रही, जिसके कप्तान थे रोहित शर्मा। सबसे ज़्यादा विकेट हमारे मोहम्मद शमी साहब 24 विकेट लिए थे। पता है, मोहम्मद शमी बहुत बड़ा नाम है बाबू। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, धुआं धुआं कर देने वाला खिलाड़ी है मोहम्मद शमी। ठीक है, न्यूजीलैंड को तो पता है कमर ही तोड़ दिया था। ठीक है, 7 विकेट मारे एक ही मैच में। सर्वाधिक रन हमारे फिर किंग कोहली साहब, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है बाबू। ठीक है, जवाब ही नहीं है कि आईपीएल हो, ठीक है, इसके अलावा बाबू कोई T20 हो, इसके अलावा बाबू 50-50 का मैच हो, टेस्ट मैच हो। पता है, गजब बंदा खिलाड़ी है, गजब। पता है, इस समय तो थोड़ी सी मतलब होता रहता है, 19-20 लगा रहता है, लेकिन गजब खिलाड़ी हैं। और यही साहब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। और 2023 के जो क्रिकेट विश्व कप था, उसका ब्रांड एम्बेसडर हमारे शाहरुख खान थे, लेकिन ग्लोबल एम्बेसडर हमारे सचिन तेंदुलकर थे। और इसमें 10 टीमें शामिल हुई थी। कितनी टीमें? 10 टीमें शामिल हुई थी। चलिए, सर का अगला क्वेश्चन था दिवस से संबंधित था। किससे? दिवस से संबंधित था। तो ध्यान से देखिए, 2024 में पहली बार 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया गया। पहली बार फुटबॉल दिवस मनाया गया था। और परीक्षा में पूछेगा, निक्सन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। और कुछ नाम है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे वाले के पेपर के लिए। लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना का खिलाड़ी हैं और अर्जेंटीना के कप्तान भी रहे। तो पूछेगा लियोनेल मेसी का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे किससे? तो फुटबॉल से और अर्जेंटीना का। सबसे फेमस ब्लैक पर्ल एक खिलाड़ी का नाम था, उपनाम, और इन्हीं को पेले बोलते हैं। और ये ब्राज़ील के हैं। कहाँ के हैं? ब्राज़ील के। बहुत बड़ा फुटबॉल। इसके अलावा एक खिलाड़ी है जिसका नाम है डेविड वेकहम, ये भी फुटबॉल से हैं। डेविड वेकहम, याद कर लीजिएगा, फुटबॉल से। और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अब तक आपको मालूम होना चाहिए कि जो फुटबॉल का सबसे बड़ा कोई मैच होता है, सबसे बड़ा फुटबॉल का कोई मैच होता है, तो उसका नाम है फीफा। क्या नाम है? फीफा। और फीफा सबसे ज़्यादा बार ब्राज़ील जीता है। और पहली बार फुटबॉल विश्व कप 1930 में होता है, उरुग्वे देश में होता है। साउथ अमेरिका का देश है उरुग्वे। और उरुग्वे में होता है, उरुग्वे जीता है और अर्जेंटीना हारता है। और एक खिलाड़ी का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR7। गजब खिलाड़ी है बंदा, पुर्तगाल का है। ठीक है, 2022 में कतर में ये विश्व कप हुआ फीफा का, 2022 में। इसके बाद 2026 में अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको में होगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। और आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है, जिसमें 45 मिनट के बाद हाफ टाइम होता है। अब दोनों, यदि मैच का फैसला नहीं निकला तो दोनों टीमें, पता है, दोनों टीमें एक साथ मिलती हैं और फिर समय निर्धारित करती हैं कि 10 मिनट के लिए हम फिर भिड़ेंगे आपस में, ताकि जीत हार हो जाए। अगला 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बाबू अंतरिक्ष दिवस मनाया गया पहली बार। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आपको मालूम है कि चंद्रयान 3 दक्षिणी छोर पर शिव शक्ति पॉइंट पर उतरा था। और भारत कम खर्च में अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला, मतलब चंद्रमा पर पहुंचने वाला, वो भी दक्षिणी साउथ पोल पर पहला देश है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को एक समझौता होता है, मॉन्ट्रियल समझौता, जिसको हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं।
और ये मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में पड़ता है। यहाँ पर निर्णय लिया गया कि 2000 ईस्वी तक हम लोग क्या करेंगे कि दुनिया में पता है CFC, क्या कौन सी गैस, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन पर हम लोग रोक लगा देंगे। जिससे क्या होगा कि जो ओजोन परत है, क्या है, ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है, पता है इस पर जो क्षरण हो रहा है ये बंद हो जाए। और ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है ये अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हो रहा है और ये पूरा बर्फ है। लेकिन ये मत समझिए कि बर्फ है, पता है ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। आज अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र हो रहा है, कल एशिया के ऊपर छिद्र होगा। तो ये नहीं इंतजार किया जाता है कि कब मेरी बारी आएगी, नहीं नहीं, इससे बचा जाता है। तो ओजोन परत जो है बाबू 16 सितंबर को ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापते हैं। किस में मापते हैं, डाप्सन में मापते हैं। अगला 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 11वीं अनुसूची लागू हुई थी। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, आपको पता है कि 21 अप्रैल 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार जो सिविल सेवा के सदस्य थे उनको संबोधित किए थे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो मनाया जाता है बाबू, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पूछेगा कितने तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। 18 सितंबर को बांस दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, और मानवाधिकार 1948 को लागू होता है, ठीक है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, फिर 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और साथ ही साथ भाला फेंक दिवस। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम लोगों के नीरज चोपड़ा हैं, क्या बाबू, नीरज चोपड़ा गजब भाला फेंकते हैं और भारत को टोक्यो ओलंपिक में पता है गोल्ड मेडल लाए थे जैवलिन थ्रो में। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2000 बाबू किससे, 11 से आरंभ हुआ है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन होता है, ठीक है। 11 मई को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस माना जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को भारत शक्ति 98 नाम से परमाणु परीक्षण किया था दूसरी बार राजस्थान के पोखरण में। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं का हैप्पी बर्थडे है बाबू। इसके अलावा 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस माना जाता है, क्योंकि भारत के महान, जिनको हम जादूगर कह सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में उनका जन्म होता है। तो पता है विश्व विद्यार्थी दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, और महिला किसान दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, क्योंकि हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनका एक ही उद्देश्य है कि पता है कृषि में महिलाओं का भी योगदान रहे, क्योंकि महिलाओं के बिना समाज की कल्पना ही नहीं हो सकती है, ठीक है। अब कुछ पुस्तकों के बारे में सर ने बताया था कि जो सानिया मिर्जा हैं, इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है एज अर्गेस्ट आर्ट। साइना नेहवाल बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनकी पुस्तक है प्लेइंग टू विन। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, 1905 में इलाहाबाद में जन्म होता है, और इनकी पुस्तक का नाम है गोल, GOAL, मीनिंग से हमको नहीं मतलब है, गोल गलती लिखा है सही। मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है, और इनकी पुस्तक है अनब्रेकेबल। क्या नाम है, अनब्रेकेबल। R अश्विन अभी हाल ही में बाबू मैच से संन्यास ले लिए क्रिकेट से, इनका है आई हैव द स्ट्रीट्स। शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, द विनर माइंडसेट। कपिल देव फिर आ गया बाबू, क्रिकेट माई स्टाइल 1985, इनकी एक ये आत्मकथा है। इसके अलावा स्टेट फार्म द हार्ट, ये मेन है क्रिकेट माई स्टाइल। अनिल कुंबले का जो पुस्तक है उसका नाम है विंड एंगल। युवराज सिंह का जो पुस्तक है बाबू, युवराज सिंह, यूवी पाजी, कौन नहीं जानता इनको, सिक्सर किंग हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्खा सिंह, मिल्खा भाग, इनको उड़न सिंह कहा जाता है, और ये कहे थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खां, यही कहे थे मिल्खा सिंह को, ठीक है, क्योंकि एशिया का तूफान कहे जाने वाला जो खिलाड़ी था उसका नाम था अब्दुल खालिक, इसी को इन्होंने हराया था, मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह की जो पुस्तक थी द रेस ऑफ माई लाइफ। मार्टिना हिंगिस स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है बाबू, इनकी पुस्तक है कैन नॉट मिस विश, बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान,
इनकी जो पुस्तक है बाबू, पुस्तक जो है उनका नाम है बाबू प्लेइंग इट टू माई वे, बहुत इंपॉर्टेंट। बंदोपाध्याय बहुरूपी गांधी, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जो नई कार्टून बनता है वैसे ही मतलब गांधी जी के जीवनी पर, गांधी जी के संघर्षों को दर्शाया जाता है ताकि बच्चों को भी समझ में आए कि महात्मा गांधी हम लोग के लिए क्या थे और क्या क्या काम किए। ठीक है, क्या थे और क्या क्या काम किए। इसके बाद ये तो बाबू गजब इंपॉर्टेंट है, अरुंधति राय की किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसी किताब के लिए 1997 में इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। ये जुड़वा भाई बहन हैं जिनका नाम है राहेल और रास्ता। 1960 के दशक की कहानी है जो इन्हीं के इर्द गिर्द पर घूमती हैं, ये खो जाते हैं। पढ़िएगा जब भी मौका मिलेगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गजब किताब है। सुनील गावस्कर, इनकी पुस्तक है स्टेट ड्राइव। और शरद पवार हम लोग के हैं जो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, ये एक नेता हैं और इनकी पुस्तक है लाइफ ऑफ माई टर्म्स, लाइफ ऑफ माई क्या टर्म्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग सर का अगला क्वेश्चन देते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह क्वेश्चन पूछता है, कुषाण वंश से रिलेटेड था। पूछा था क्वेश्चन और सर ने पढ़ाया था। कुषाण वंश का संस्थापक का नाम है कुजुल कटपिसस। अंतिम शासक वासुदेव है। सबसे प्रतापी शासक कनिष्क है। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और शक संवत चलाता है और 22 मार्च को 1957 को शक संवत, जिसको राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं, भारतीय संविधान ने अपनाया था। कनिष्क जो महायान शाखा का अनुयायी था और इसने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया था। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। और कनिष्क ने पता है गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कराया। ठीक है, इसके बाद बौद्ध सम्मेलन है तो हम बौद्ध धर्म के लिए एक अलग से मतलब टॉपिक लेके आएंगे जिसको याद करने का तरीका होता है राबय पाकू। रा का मतलब होता है राजगिरी, बै का मतलब वैशाली, पा का मतलब पाटलिपुत्र, कू का मतलब कुंडलवन कश्मीर। ये चारों बौद्ध सम्मेलन हैं। इसको याद करने का, शासक का याद करने का ट्रिक होता है अका अक। देखिए, अ का मतलब अजात शत्रु, का मतलब कालाशोक, अ का मतलब अशोक, क का मतलब कनिष्क। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क का रहा था। ठीक है, और अध्यक्ष को याद करने का ट्रिक होता है मौ। म का मतलब महाकश्यप, स का मतलब साबाकामी, म का मतलब मोगलीपुतिस और ब का मतलब वसुमित्र। और एक उपाध्यक्ष भी था इसमें, अशुघोष। समय भी पूछता है तो ये बाबू जब मरे थे उस समय हुआ था, ये बाबू 383 ईसा पूर्व में होता है और अशोक 255 ईसा पूर्व में कराता है और ये ईसवी की पहली शताब्दी में होता है। अगला चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, जगह का नाम है सैन फ्रांसिस्को। तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। ये पश्चिमी अमेरिका में पड़ता है और जहाँ पर हेड क्वार्टर था उसका नाम था युगांतर आश्रम। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम था लाला हरदयाल। और गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग पैसा रुपया इकट्ठा करके पंजाब भेजेंगे ताकि पंजाब के जो क्रांतिकारी हैं, पंजाब के क्रांतिकारी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब जो भी हैं बाबू हथियार खरीदें और अंग्रेज़ों को मार कर भगाएं। इनका इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही था। और इसके जो सदस्य थे सोहन सिंह भाकना, बरकतुल्ला, रामचंद्र और काशीराम। तो ये सोहन सिंह भाकना जो हैं अध्यक्ष हैं, काशीराम कोषाध्यक्ष हैं, लाला हरदयाल संस्थापक हैं। पता है, गदर पत्रिका एक आई थी जो साप्ताहिक थी, ये उर्दू में छपती थी और इसका नारा था वंदे मातरम। और ये 4 भाषा में छपती थी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती और हिंदी। तो परीक्षा पूछेगा कि गदर पार्टी जो गदर पत्रिका थी कैसी थी, तो साप्ताहिक थी। कितने भाषा में छपती थी? 4। परीक्षा पूछेगा कि निम्न में से किस भाषा में गदर पत्रिका नहीं छपती थी? ऑप्शन दे देता है उर्दू, पंजाबी, गुजराती और मराठी। तो आप कहेंगे सर मराठी में नहीं छपती थी। अगला एक जहाज़ था कामागाटा मारू। ये एक जापानी जहाज़ था और इसे गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था और ये जहाज़ सिंगापुर से कनाडा जा रही थी 376 लोगों को बैठाकर। ठीक है, लेकिन हाँ, कनाडा जाने नहीं दिया गया क्योंकि 1913 में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम पास किया था कि अधिकतम बाबू 35 लोग ही देखिए
पहले तो ये समझिए ये घटना क्या है। घटना ये है कि बाबू आप ना पता है यदि आप कनाडा जाना चाहते हैं तो भारत से डायरेक्ट कनाडा जाइए, इंडिया से कनाडा। लेकिन आप पता है किसी दूसरे देश से कनाडा जा रहे हैं, आप भले इंडिया के हैं, तो आपको पता है आने नहीं दिया जाएगा। और उस समय आपको पता है कि भारत से कनाडा मतलब दूरी ज़्यादा थी, और दूरी ज़्यादा होने की वजह से आप डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, तो इसको जहाज़ को जाने नहीं दिया गया था। फिर अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ बुलाया, कलकत्ता के बजबज में, वहीं पर संघर्ष होता है। तो बस पूछागा कि कामागाटा मारू की घटना कब होती है? 1914 में। और ये किससे संबंधित है? तो एक जापानी जहाज़ है, इसको गुरदीप सिंह किराए पर लिया था। ठीक है। अगला बहुत फेमस नाम है मैडम भीका जिकामा। इन्हें भारतीय क्रांतिकारी की माता कहते हैं, क्योंकि स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में एक झंडा फहराई थी। और बस झंडे का मेन उद्देश्य क्या था उसमें, कि अंग्रेजों को बता देना कि हम लोगों का भी एक उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि हम लोग भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, और हम लोग का भी एक अलग से झंडा होगा। और उसमें आज जो हम लोग जो झंडा फहराते हैं उसमें केसरिया रंग है, बस केसरिया की जगह पर लाल रंग था मैडम भीका जिकामा का। ठीक है। तो पूछेगा कि मैडम भीका जिकामा को ने पहली बार राष्ट्रध्वज कहाँ फहराया था? तो जर्मनी में, और जगह का नाम है स्टुटगार्ट 1907 में। और पता है उसी झंडे को इंदुलाल याग्निक ने चोरी चुपके भारत लाए थे, चोरी चुपके। तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि किसने झंडे को चोरी चुपके बाबू, चोरी चुपके भारत ले आए थे। ठीक है। इसके बाद सर का जो क्वेश्चन था बाबू, ये ये क्वेश्चन था लखनऊ समझौता। कैसा समझौता? लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता जो होता है 1916 में, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। और पता है समझौता कराने का प्रयास किसका किसका रहा? तिलक का, जिन्ना का और एनी बेसेंट का। और इसमें विरोध किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। क्यों विरोध किया? क्योंकि ये जो जिन्ना है ना, बहुत खराब आदमी था, बहुत खराब आदमी था। और मदन मोहन मालवीय जानते थे कि ये बहुत इतना खराब है कि पता है नफरत का बीज जरूर बोएगा, इसीलिए समझौता नहीं करना चाहते थे। लेकिन हाँ, इस समझौते में परिणाम क्या हुआ कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया बाबू, कि मुसलमान ना जहाँ देखिए, मुसलमान जहाँ चुनाव लड़ेगा तो वहाँ पर मुस्लिम ही उसको वोट देंगे, अदर लोग वोट नहीं देंगे। और ये समझौता को मान लिया गया। और बाल गंगाधर तिलक ने यही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और पता है जो तिलक जी हैं, सबसे अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो अधिवेशन का अध्यक्षता हुआ था 1919 में अमृतसर में, वहीं पर अंतिम बार भाग लिए थे। उसके बाद तो तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक है लॉर्ड कर्जन, पता है इसने कहा था कि कांग्रेस को क्षय रोग हो गया है, ख़त्म होने वाली है और ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस जो है राजद्रोह का कारखाना है। ठीक है, इसमें राजद्रोही मतलब फलते हैं। और लॉर्ड कर्जन ने पता है ये बंगाल विभाजन कराया था, इसीलिए एक नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इसको ना द्वितीय औरंगजेब ने कहा था, और सच में ये द्वितीय औरंगजेब था, बहुत खतरनाक आदमी था। ठीक है। बॉम्बे त्रिमूर्ति, 3 लोग फेमस हैं। बॉम्बे त्रिमूर्ति में कौन कौन है? जैसे लाल बाल पाल का नाम सुने होंगे, लाल बाल पाल। ठीक है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय पंजाब के हैं, बाल गंगाधर तिलक बम्बई के हैं, और बिपिन चंद्र पाल जो हैं बंगाल के हैं। उसी तरह से बम्बई त्रिमूर्ति फेमस था। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबी, केटी तैलंग, ये 3 लोगों को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है अश्वनी कुमार दत्त। इन्होंने कहा था ना कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, ये 3 दिनों का तमाशा है। कितने दिन का तमाशा है? 3 दिन तमाशा करती हैं और उसके बाद गायब हो जाती है, और उसके बाद पता नहीं चलता है। ठीक है। सर का एक संविधान से भी क्वेश्चन था बाबू। अनुच्छेद 39(21) से संबंधित है। तो ये था निःशुल्क कानूनी सलाह के लिए, और ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन निःशुल्क कानूनी जो सहायता है, इसे 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर देता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार के तीन स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 49 में कहा गया कि ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे लाल किला हो गया,
आगरा का लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, दिल्ली का किला हो गया, इसकी ना राज्य सरकार इसकी सुरक्षा करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 48 है, ये पर्यावरण एवं वन संरक्षण है। इसे 42वां संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 आपको पता होना चाहिए कि वन, नदी, झील, तालाब जो भी है इसकी सब सफाई जो होगी राज्य सरकार कराएगी। पता है 26वां संविधान संशोधन 1971 में होता है, इंदिरा गांधी, और इसमें कहा गया कि जो शासक होते हैं उनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। ये क्या होता है पता है? जब भारत आज़ाद हो रहा था तो 562 देशी रियासतों में भारत बटा था, और जब भारत बटा था तो इसमें से 562 रियासतें भारत में मिल गई, 3 रियासतें नहीं मिल रही थी। तो जो 562 रियासतें मिली थी ना, तो उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो सरकार से समझौता कर लिए थे कि हम अपना जो राज्य है आप में मिलेंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा? तो सरकार कह रही थी कि आप पेंशन लीजिएगा, तो वो पेंशन अपना लेते थे। तो इंदिरा गांधी ने 26वां संविधान संशोधन 1971 में कराई और कह दिया कि अब आप लोग को पेंशन नहीं मिलेगा, काम खत्म। अब तक 106 बार संशोधन हो चुका है, और 106वां संशोधन नारी शक्ति बंधन है, जो कानून मंत्री हम लोग के अर्जुन मेघवाल जी हैं, यही पेश किए थे। इसमें था बाबू कि 100 पता है 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा सीटों में। मतलब जो चुनाव होते हैं 100 लोगों में 33 कम से कम महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं होगा। लेकिन ये जो लागू है बाबू, ये पता है पंचायती राज चुनाव में लागू है, ग्राम पंचायत में प्रधानी के चुनाव में लागू है। ठीक है। अगला 129वां बिल भी पेश हो चुका है, और ये इसका मुख्य उद्देश्य है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन होने का। और संविधान संशोधन में पहला होता है 1951 में, और संविधान संशोधन जो होता है बाबू कहाँ 368 में है अनुच्छेद, और भाग 20 में है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संशोधन संसद करती है, संसद जो है 79 में है। संसद के में 3 लोग आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा 80 है, लोकसभा 81 है। ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रपति साहब जो 52 है। संशोधन 3 प्रकार से होता है, और संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। सर के क्वेश्चन में था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। इसमें सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया जाता है। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया जाता है, जिसकी राजधानी गंगटोक है, और यहीं पर कंचनजंगा है, जिसे 2016 में बाबू यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और ये भारत की एकमात्र जो है ये मिश्रित श्रेणी है। जैसे कहने का सेंस हुआ कि अब तक भारत में 43 यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुका है, जिसमें से 35 आर्टिफिशियल हैं, 7 जो हैं बाबू 60 जो हैं, जो 7 हैं ये पता है ऊपर वाले ने बनाया है, और एक जो है ऊपर वाला और इंसान दोनों ने मिलकर बनाया है कंचनजंगा। ये महान हिमालय पर है, ऊंचाई 8611 मीटर है, और ये भारत की सीमा के अंदर सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद 89वां संशोधन 89वां संशोधन जो होता है 2003 में 338 को जोड़ दिया गया। इसमें जोड़ दिया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी शामिल कर दिया गया। और सबसे फेमस सर ने बताया कि सबसे फेमस जो रहा संशोधन 42वां सबसे फेमस, ये 1976 में होता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति हम लोग के फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसमें कहा गया कि राज्य सूची के 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। ऐसे पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, जब 5 निकल गए तो अब 61 विषय हो गए। समवर्ती में पहले 47 विषय थे, 5 आ गए हैं तो 52 विषय आ गए हैं। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बाबू इसमें जो भी कानून होगा उस पर केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी। अब आपको मालूम है कि समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, माप तौल आता है, वन आता है, वन्य जीव संरक्षण आते हैं, न्याय प्रशासन आता है, जिसमें परिवार नियोजन आता है, और शिक्षा में केंद्र और राज्य का वित्तीय सहयोग 65 संबंधे 35 है। और ये भी ख्याल कर लीजिएगा पिछड़े राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, तो यहाँ पर 90 संबंधे 10 होनी चाहिए। ठीक है। और सर ने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रहा
भाग 4 है, अनुच्छेद 51 है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। पहले इसकी संख्या 10 थी, अब 11 है। ये 86वां संशोधन 2002 में 11वां जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं इनको निःशुल्क शिक्षा के लिए माता पिता या अभिभावक स्कूल भेजें। ठीक है, उस समय जो 86वां संशोधन हुआ था, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, राष्ट्रपति एपीजे हमारे कलाम साहब थे। और जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये 8, इन्होंने 8 जोड़ने की सलाह दी थी लेकिन जोड़ा गया 10। और 1999 में एक बर्मा समिति आती है, इसमें कहा गया कि यदि कोई मूल अधिकार को नहीं मानता है तो मूल अधिकार को नहीं मानता है तो उसको कुछ दोषित ठहराइए। और जब जोड़ा गया था उस समय कानून मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक और भारत के निर्माता जिनको हम कह सकते हैं बाबू। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना था बाबू। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। इसका दूसरा पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। ये क्लास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कुमार गौरव सर का जितना भी बाबू 7 फेरों वाली सीरीज आएगी उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। आप भी बार बार रिवीजन करिए क्योंकि अभ्यास इंसान को परिपूर्ण बना देता है। या करत करत अभ्यास होत जड़मत होत सुजान। बाबू कमज़ोर हैं कोई बुरी बात नहीं है, आप मेहनत करिए कामयाब हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा बाबू।